हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के चैप्टर पॉलीमर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पॉलीमर की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पॉलीमर की रिएक्शन और मैकेनिज़्म बताऊँगी कि पॉलीमर बनता कैसे है, उसकी रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ सिंथेसिस के अंदर 2 टाइप्स पढ़े थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन क्या होता है, जिसमें मोनोमर यूनिट्स पूरी की पूरी ऐड हो जाती हैं, एंड कंडेंसेशन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल पार्ट बाहर निकलता है। तो आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसे हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसकी जो रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन की, वो 2 टाइप्स की होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एंड सेकंड वन इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब सबसे पहले हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है, इसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। मींस सबसे पहले इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फिर वो फ्री रेडिकल मोनोमर यूनिट्स के साथ में जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनाता है, और उसके बाद में वो नेक्स्ट आगे से आगे मोनोमर यूनिट्स को आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा जोड़ता चला जाता है एंड पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो स्टेप है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहली हमारे पास है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, मतलब इनिशिएशन का मतलब स्टार्टिंग। तो जो चेन बनती है पॉलीमर के लिए, उसकी उस चेन का जो स्टेप है, मतलब शुरुआत कैसे होती है, वो स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला देखिए आप लोग, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O। यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बन रहा है पेरोक्साइड बॉन्ड, इसीलिए इसे बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड C6H5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड में सबसे पहले ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ये ही ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, मतलब ये ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 एक जैसी स्ट्रक्चर्स बनेंगी। देखिए इधर ये और ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो हम इसे बोल रहे हैं बेंजोइल फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल मीन्स यहाँ C6H C डबल बॉन्ड O, और ये ब्रेक हुआ था यहाँ से जो बॉन्ड था, तो ये इस पर फ्री रेडिकल आ गया, एंड 2 ऐसी स्ट्रक्चर है इसलिए हमने बाहर क्या लगा दिया 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड O और ये इधर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये CO2 नहीं है, अभी यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन और कार्बन यहाँ से अब इस वो ब्रेक करेगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल इधर आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ से जो ब्रेक हुआ था बॉन्ड, तो C6H5 पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, एंड CO2 किस में, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, C6H5 फ्री रेडिकल के रूप में हमें मिल गया, CO2 गैस बाहर निकल गई, बेंजोइल फ्री रेडिकल बना, उससे हमें फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्री रेडिकल हमें मिला है ये किस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। ये फ्री रेडिकल इथीन से जुड़ेगा, एथीन से जुड़ेगा पॉलीथीन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा 2 सिग्मा बॉन्ड के रूप में, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ये दोनों आपस में कंबाइंड होके यहाँ पे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये CH2 पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ बीच में किसका, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइक दिस, बिग रेडिकल फर्स्ट बना है, C6H5, ये यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, एंड देन CH2, यहाँ डबल बॉन्ड था जो सिंगल बॉन्ड हो गया, इस CH2 पे
फ्री रेडिकल, यानी एक बिग रेडिकल का फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल गया। अब इस चेन की शुरुआत हो चुकी है, चेन इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट मोनोमर यूनिट्स आती जाएंगी, इसमें ऐड होती जाएंगी। देन हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप जो है वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो एथीन है इसके मोनोमर यूनिट्स और ऐड होती जाती हैं, C6H5 CH2 इस पे फ्री रेडिकल है, एथीन आया। अब सेम वही प्रोसेस होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और इस पर फिर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो अब आप लोग देखिए C6H5 CH2 और ये यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। इट मीन्स अब इथीन की कितनी n मोनोमर यूनिट्स इसमें ऐड होती जाएंगी। ये देखिए n मोनोमर यूनिट्स है, इसकी ऐड होती जाएंगी। ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप जो इस चेन को बढ़ा रही है वो स्टेप है, ठीक है। इसमें n यूनिट मोनोमर्स की ऐड होती जा रही है। देन नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है इसमें क्या होगा, अब ये चेन स्टॉप होगी, कहीं ना कहीं पे जाके ये चेन स्टॉप होगी। तो इसमें क्या होगा, अब अंदर ही अंदर चेन्स बन रही हैं, तो एक से ज़्यादा चेन भी बन सकती हैं, हमें थोड़ी ना पता चल रहा है कि कितनी चेन बन रही हैं। तो एक से ज़्यादा जैसे ही चेन बनेंगी तो उन दोनों चेन के जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में कंबाइंड होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और उस चेन का जो फॉर्मेशन था वो वही स्टॉप हो जाएगा और हमें पॉलीमर मिल जाएगा पॉलीथीन के रूप में। देखिए यहाँ ये और ये जो फ्री रेडिकल है इन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया लाइक दिस, और ये चेन इतनी लंबी, इस तरीके से पूरी की पूरी पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो गया। ये है एडिशन पॉलीमराइजेशन में चेन जो फ्री रेडिकल के थ्रू चेन का फॉर्मेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल आता है हमारे पास पॉलीथीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रिपरेशन जो हम लोग जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो एडिशन के अंदर पॉलीथीन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड सेकंड वन इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन दोनों ही पॉलीथीन्स का फॉर्मेशन है। इनमें दोनों में क्या होता है, मोनोमर यूनिट्स भी सेम होती हैं और पॉलीमर भी सेम होते हैं। बस इसमें किसका डिफरेंस होता है, प्रेशर का, ठीक है। देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन में देखो एथिलीन है, वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 n यूनिट हमने इसकी ली है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर देखिए आप लोग 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया गया है, तब इसमें पॉलीथीन का फॉर्मेशन हुआ है। CH2 की n यूनिट्स यहाँ बन रही हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, साइड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई में सेकंड जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, देखिए इसमें सिर्फ जिगलर नाटा कैटलिस्ट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर है ये देखिए आप लोग 6 to 7 एटमॉस्फेयर हो गया। मीन्स इसका प्रेशर बहुत ही कम हो गया है, इसीलिए इसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर कम होता है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर ज़्यादा होता है। एथिलीन से पॉलीथीन का वही फॉर्मेशन और वही पॉलीमर, बस जिगलर नाटा का अंतर है। जिगलर नाटा है क्या, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसे या PTEF भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है टेट्राफ्लोरोएथीन, देखिए टेट्राफ्लोरोएथीन की जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम हमने जो अभी एथिलीन की देखी थी, देखिए यहाँ एथिलीन की हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी इसमें क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वही है, हमें सिर्फ H2 की जगह F2 लगाना है। टेट्राफ्लोरोएथीन है ना, फ्लोरो आ गया तो F लगाना है, बस ये दिमाग में रखना, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब वही करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड इधर बनेगा और एक बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है। इधर इसका फॉर्मेशन हो गया और इधर इसका फॉर्मेशन हो गया, क्या बना, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 n यूनिट्स क्या हो गया, टेफ्लॉन। तो अब आप लोगों को मोनोमर यूनिट्स ध्यान में होनी चाहिए कि टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इधर फ्लोरो लगा दें CF2 और ये बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा और ये हो गया हमारा टेफ्लॉन। नेक्स्ट वन इज देखिए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पेन या ऑरलोन, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को हम बोलते हैं पेन या ऑरलोन। तो ये क्या होता है, देखो विनाइल साइनाइड इसका
मोनोमर यूनिट जो होती है वो विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। इसमें भी वही है एथिलीन की तरह, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब जो 2 था CH2 डबल बॉन्ड CH, जो H2 एक हाइड्रोजन था उसकी जगह हमने इसमें बस लगा दिया क्या, CN साइनाइड ग्रुप, दैट्स इट, वही है। तो अब ये जो साइनाइड ग्रुप, अब यही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, देखिए लाइक दिस, CH2 CH, इधर इसने बॉन्ड बना लिया, ये साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, N यूनिट है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसमें क्या घबराने वाली है, बहुत इजी चीज़ें हैं, सिंपल है। आपको मोनोमर यूनिट्स याद करनी है और ये सारी की सारी एक ही तरह की यूनिट्स हैं, तो आप लोग इनको ईजिली याद कर सकते हो। अब हमारा सेकेंड आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, इसकी जो प्रोसेस होती है मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। तो एडिशन में तो आप लोग क्या करोगे, बॉन्ड जहाँ डबल बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करोगे, नए बॉन्ड का साइड में फॉर्मेशन करोगे और वही मोनोमर यूनिट्स रिपीट करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, हो गया एडिशन वाला। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो दो अलग अलग मोनोमर यूनिट्स होंगी उनमें से वाटर के मॉलिक्यूल को आप लोग बाहर निकाल दोगे और जो यूनिट पीछे बचेगी उसको आपस में बॉन्ड आपस में लिंक कर दोगे, बस बन गया। बहुत इजी है, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत घबराते हैं कि मैम ये चीज़ें हम मतलब मोनोमर यूनिट्स और जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स हमें कैसे याद होंगी। अरे एक दो बार प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कंडेंसेशन के एग्जांपल्स है, 4 टाइप्स हैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड्स, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एंड मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। पॉलीएस्टर्स में आते हैं हमारे टेरिलीन एंड ग्लिप्टल। देन पॉलीएमाइड्स में आता है नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल बेकेलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और एक है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम इनको इनकी स्ट्रक्चर्स और इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स जो होते हैं इनमें जो लिंकेज होता है, जो क्लीवेज लिंकेज जो बनता है वो इस टाइप का मिलेगा आपको। वहाँ जहाँ भी दो मोनोमर यूनिट्स जुड़ेंगी वहाँ पे इस टाइप का लिंकेज दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए इसके जो टेरिलीन एंड ग्लिप्टल 2 एग्जांपल्स हैं। इसमें पहला हम टेरिलीन देख रहे हैं अभी। टेरिलीन के अंदर मोनोमर यूनिट जो है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड देन सेकेंड वन इज टेट्रापेथेलिक एसिड, टेरेफ्थेलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड जो है, इन दोनों मोनोमर यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हमें टेरिलीन या डेक्रोन भी बोलते हैं इसको, टेरिलीन या डेक्रोन हमें मिलता है। एथिलीन ग्लाइकोल, अब इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देखिए क्या है, CH2OH CH2OH, देखिए इस तरीके से है, CH2 और ये CH2, इसके साथ में ये OH जुड़ गया, इधर ये OH जुड़ गया, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन CH2 इसके साथ में OH ग्रुप ऐड हो गए, ये तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH। और टर्फथेलिक एसिड जो है, इसमें क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगी, इसके 2 अपोजिट साइड्स पे COH ग्रुप्स लगे हुए होंगे, COOH, ठीक है। टर्फथेलिक एसिड बोलते हैं इसको। बेंजीन के अंदर 2 आमने सामने 2 अपोजिट डायरेक्शन के अंदर COOH ग्रुप ऐड है, और इथाइलिन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर जो होती है वो CH2 और इसके साथ में OH ग्रुप ऐड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और जो बचेगी उन दोनों यूनिट्स को आपस में जॉइंट करना है, सो इजी। तो अब आप लोग क्या करोगे, देखिए COOH जो है इसमें तो OH बाहर निकलेगा यहाँ से, तो एंड देन CH2OH में से यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को OH एंड H, तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ से हम इन दोनों को निकालेंगे, वही चैन के इस वाले हिस्से पे होगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से ये वाला OH निकलेगा, H2O निकल गया, N यूनिट्स निकलेंगी यहाँ पे हाइड्रोजन की, वाटर की। तो अब देखिए जो पीछे बचा है उसको आप लोग लिंक कर दो। यहाँ से H निकल चुका था, तो यहाँ पे क्या है देखिए O CH2 ये रहा CH2O, और ये O किसके साथ, ये डबल बॉन्ड O के साथ लिंकेज दिखाएगा। तो अब देखिए ये एस्टर लिंकेज बन गया, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड
और हमने यही देखा था कि एस्टर लिंकेज इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। और देन अब इसके आगे देखो ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, अब इधर भी ये वाला आगे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, नई जो नेक्स्ट मोनोमर यूनिट होगी। तो इस तरीके से ये आगे से आगे जुड़ते जाते हैं, टेरिलिन या डेक्रोन बोलते हैं। बहुत ही ईजी है। एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फथेरिक एसिड जो दो मोनोमर यूनिट्स है ये आपस में कंबाइंड होती हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लिप्टल। ग्लिप्टल भी सेम जो हमारा टेरिलिन था उसी की तरह है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो एथिलीन जो ग्लाइकोल है वो इसमें जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सिर्फ पथेलिक एसिड, उसमें टर्फथेलिक एसिड था एंड देन ग्लिप्टल के पथेलिक एसिड होता है जो और COOH और COH, ये देखिए इस तरीके से ग्रुप ऐड है। और यहाँ पे ये क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल सेम वही है। अब इसमें से भी हमें N यूनिट्स निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ से OH और OH निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये जो बची हुई यूनिट्स है उनको आप लोग ऐड कर दो। यहाँ से H निकाला तो ये देखो OCH2 CH2 O, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया। और देन यहाँ जो OH निकाला था तो CO और ये CO, यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये इधर आगे यूनिट ऐड होती जाएगी, ये ग्लिप्टल बन गया। बस एथिलीन ग्लाइकोल, उसमें टर्फथेलिक एसिड यूज़ हुआ था, इसमें पथेलिक एसिड यूज़ हुआ है। पॉलिस्टर जो टेरिलिन है और ग्लिप्टल दोनों में इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स जो होते हैं इनमें जो चेन बनती है तो इसमें एमाइड लिंकेज, पॉलीएमाइड से तो एमाइड लिंकेज पाया जाएगा। एमाइड लिंकेज देखिए C डबल बॉन्ड O NH, मतलब दो मोनोमर यूनिट जब जुड़ेंगी तो उनके बीच में इस टाइप का बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। अब ये नाइलॉन 66 किससे मिलके बनता है, एक तो है इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और सेकेंड वन इज़ एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, अब इसे नाइलॉन 66 ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही मोनोमर यूनिट्स में जो कार्बन है उनकी संख्या कितनी है, 6, इसीलिए हम इसे नाइलॉन 66 बोलते हैं। दोनों में ही कार्बन 6 है। देखिए इधर इसमें कार्बन 6 दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जबकि एडिपिक एसिड जो है इसमें देखिए 4 कार्बन, ये रे 5 एंड देन 6। ठीक है, अब हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन की फॉर्मूला होता है CH2 NH2 इधर जोड़ दो, एक NH2 इधर जोड़ दो, जबकि एडिपिक एसिड में क्या होगा, OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH लगा देंगे इधर। अब इनमें दोनों में आप लोगों को क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, जो पीछे बचेगा उसको ऐड करना है। अब देखिए इसमें OH तो निकलेगा यहाँ से और NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो H2O हो गया। ऐसे ही इधर वाले NH2 में से एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, जबकि यहाँ से OH निकलेगा। तो अब जो पीछे बच रहा है उसे आप लोग जोड़ दो। इधर देखिए NH2 था, हाइड्रोजन निकल गया एक, तो क्या बचा NH, ये रहा, फिर CH2, देन ये रहा CH2 और फिर यहाँ क्या है NH, ये रहा NH, और फिर इधर देखिए OH तो हमने यहाँ से निकाल दिया, तो क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, तो NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2 की 4 एंड C डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए एमाइड लिंकेज। ठीक है, यही था जो हमने ऊपर देखा था, एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है इनके बीच में। ये हो गया नाइलॉन 66 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों ही मोनोमर यूनिट्स में कार्बन्स की संख्या 66 होती है। नेक्स्ट वन इज़ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है इसमें जो मोनोमर यूनिट आती है वो होती है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी देखिए ये 1 2 3 4 5 तो CH2 बॉन्ड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पूरा खोल के दिखाया है, CH2 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 एंड CH2। 5 तो CH2 के हैं एंड C डबल बॉन्ड O और इधर NH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सॉरी बनी हुई होती है, स्ट्रक्चर है कैप्रोलैक्टम की। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये देखिए। वैसे इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है, इसमें सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो OH C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है, जबकि H जो है NH के साथ जुड़ता है, वही NH2 और C डबल बॉन्ड O और COOH का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ था वो निकल गया, इधर जो OH ग्रुप ऐड हुआ था वो निकल गया, और ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक सीधी जो चैन होगी वो इस टाइप की हम लोगों को दिखाई देगी। CH2 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 5 है, C डबल बॉन्ड O NH। ये देखिए एमाइड लिंकेज।
और नेक्स्ट यहाँ से वापस यही CH2 वाली जो यूनिट है ऐड होती जाएगी। तो इस तरीके से मोनोमर यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी, कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम शॉर्ट रूप में मोनोमर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, COH CH2 5NH2, क्योंकि कितने होती हैं, 5 होती हैं CH2 की यूनिट्स। एंड देन अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट में देखो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दो ग्रुप्स आपस में, दो मोनोमर यूनिट्स आपस में जॉइंट होती हैं। फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ होता है, इसे हम फिनोल बोलते हैं। CH2O CH2O या HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। जब इसको बेसिक मीडियम के साथ में इसकी प्रोसेस करवाते हैं तो हमें इसमें ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल का फॉर्मेशन होता है। कैसी, ऑर्थो एंड पैरा, 2 टाइप्स की। जब हम OH माइनस यानी बेसिक मीडियम में इसको फॉर्मेशन केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से ऑर्थो और पैरा, एक देखिए ये जो CH2OH, इसमें क्या होगा, ये एक तो ऑर्थो पे जुड़ रहा है और दूसरा किस पे जुड़ रहा है, पैरा पोजीशन पे। इसलिए हम 2 टाइप्स से हो सकता है, ऑर्थो पे भी ऐड हो सकता है, पैरा पे भी ऐड हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, आप लोग ये सोच रहे होंगे। CH2O तो था ही, यहाँ जो कार्बन जो था, देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ में CH हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ आ गया, इस O के साथ आ गया। ठीक है, तो CH2O और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आ गया H, तो ये इसलिए यहाँ पे ऑर्थो पे ऐड होगा और किस पे, पैरा पे ऐड होगा। इसलिए ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो ऑर्थो वाली स्ट्रक्चर है उसकी N यूनिट हमने ली, पॉलीमराइजेशन किया, तो इसमें से H2O वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, देखिए नोवोलैग बनेगा जो लीनियर पॉलीमर के रूप में हमें दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, CH2 के लिंकेज बनेंगे बीच में इनके। ठीक है, CH2 के लिंकेज बनेंगे, ये फिनोल जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे ऐड है और यहाँ से CH2OH जो था वो हमने यहाँ से वाटर के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CH2 बचेंगे। तो अब ये वाले जो CH2 है इसी टाइप की, ये तो कौन सी थी, ऑर्थो। अब ऑर्थो और पैरा 2 टाइप की जो चेन होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक भी बना लेती हैं। ठीक है, ऑर्थो और पैरा 2 टाइप की पोजीशन के अंदर ये क्या करती हैं, क्रॉस लिंकेज भी बना लेती हैं, इसीलिए इसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल भी बताया जाता है बेकेलाइट के अंदर। ठीक है, इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड हो गई है और इस तरीके से बेकेलाइट की पूरी जो रिंग है वो उसका फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए बेंजीन रिंग्स हैं, इनके बीच में CH2 बॉन्ड है सिर्फ और ऊपर OH ग्रुप्स ऐड है और यहाँ कुछ जगह पे बीच बीच में क्रॉस लिंक्ड CH2 बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसका एग्जांपल है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलेमाइन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो मेलेमाइन एंड दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड वही है CH2O। मेलेमाइन की स्ट्रक्चर भी देखो बहुत इजी है, नाइट्रोजन लेंगे अल्टरनेट, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा शायद, देखिए नाइट्रोजन लेंगे हम अल्टरनेट, एक नाइट्रोजन ये रहा, फिर एक नाइट्रोजन, फिर इस वाली पोजीशन पे नहीं होगा, अल्टरनेट है तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं होगा और यहाँ, और जहाँ हमने अल्टरनेट छोड़ा है वहाँ पे NH2, क्योंकि देखो कार्बन है CH2 है यहाँ पे, इसके साथ में नाइट्रोजन और जोड़ते जाएंगे NH2 और यहाँ ये अल्टरनेट हम लोग क्या बॉन्ड दिखा देंगे। तो ये हो गई मेलेमाइन की स्ट्रक्चर, मतलब 3 नाइट्रोजन है, अल्टरनेट एक छोड़ के एक पोजीशन पे और इनके बीच वाली पोजीशन पे NH2 लगाना है, मेलेमाइन हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो CH2O। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और जो बच गया उस यूनिट को ऐड कर दो, ये लो बन गया पॉलीमर। कौन सी, मतलब घबराने जैसा कुछ नहीं है, समझने की देरी है सिर्फ आप लोगों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, NH2 वाले में से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एंड देन यहाँ से OH निकलेगा, मतलब ये वाली यूनिट यहाँ ऐड हो गई है। किस तरीके से, देखिए CH2O, यहाँ जो एक हाइड्रोजन था वो आके ऑक्सीजन के साथ इधर जुड़ जाएगा, CNH2 था ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा एंड देन ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो NH, देखिए ये रहा NH
CH2 ये था CH2 और एक हाइड्रोजन इसका और ऑक्सीजन ये है OH, तो NHCH2OH हो गया। अब ये OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, H2O हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे बना है। एंड देन देखिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो उसके बाद में क्या स्ट्रक्चर बच रही है, NH, क्योंकि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया था, इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो NHCH2, येलो मैग्नेमाइल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बन गया। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है और जो बच गया उसको ऐड करना है, दैट्स इट। तो ये 4 एग्जाम्पल थे एडिशन पॉलीमराइजेशन के। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स में। रबर जो होता है नेचुरल, जो हमें लेटेक्स के रूप में रबर ट्री से मिलता है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन जो फॉर्मूला है, मोनोमर यूनिट है, वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन होता है। इसकी जो IPSC नेम है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, क्योंकि देखिए इसमें जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटा, एंड 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल 1,3 डाइईन, ठीक है, ये आइसोप्रीन होता है। इसमें क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है इनको आप यहाँ से ब्रेक कर दो और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका इधर एक इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, लाइक दिस। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ वाले दोनों डबल बॉन्ड हमने ये है, इसे मत भूल जाना। कई लोग क्या करते हैं, ये वाले ब्रेक तो बॉन्ड तो ब्रेक कर देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक बनाना बॉन्ड बनाना भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये होता है नेचुरल रबर। ये आइसोप्रीन इसकी क्या है, मोनोमर यूनिट है, इससे हमें नेचुरल रबर। अब हम देखते हैं वुल्केनाइजेशन रबर। वुल्केनाइजेशन रबर क्या होता है, जो नेचुरल रबर है उसको सल्फ़र, उस नेचुरल रबर के अंदर सल्फ़र को ऐड कर देते हैं, जिससे क्रॉस लिंक के रूप में सल्फ़र के बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। सेम वही है CH3 CH2 C CH3 CH CH2, वही 2 नेचुरल रबर की यूनिट है, आइसोप्रीन की 2 यूनिट है, इनके बीच में सल्फ़र बॉन्ड बन गए, इसको बोलते हैं वुल्केनाइजेशन रबर। अब आता है कि वुल्केनाइजेशन रबर और नेचुरल रबर में क्या अंतर है। तो देखिए ये कई बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेचुरल रबर इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, मतलब नेचुरल रबर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और चिपचिपे होते हैं थोड़े, जबकि वुल्केनाइज्ड रबर क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं हैं। लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, जबकि इनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इट हैज़ इलास्टिसिटी, इनमें इलास्टिसिटी होती है नेचुरल रबर्स में, लेकिन इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, जबकि वुल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं उनमें हाई इलास्टिसिटी पाई जाती है। इट कैन बी यूज ओवर ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो नेचुरल रबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरल रबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नैरो रेंज टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 10 डिग्री से 60 डिग्री तक ही सर्वाइव करते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। जबकि वुल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं वो -40 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहते हैं, पिघलते नहीं हैं। तभी तो हम जो रबर यूज़ करते हैं, जो मिटाते हैं, इरेज करते हैं इरेजर, वो हमारा पिघलता नहीं है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये पिघलते नहीं है। ये वुल्केनाइजेशन रबर जो है वो अच्छा होता है। इट हैज़ लो वियर एंड टीयर रेसिस्टेंट, जबकि इसकी क्या होती है, हाई होती है। फिर ये जो 6 वाला है ये देखिए, इट इज़ सोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड पेट्रोल। ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, जबकि वुल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं इन ऑल द कॉमन सॉल्वेंट। जितने भी कॉमन सॉल्वेंट्स हैं उनमें क्या होते हैं, ये सोल्यूबल नहीं होते हैं वुल्केनाइज्ड रबर, जबकि नेचुरल रबर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये दोनों के अंदर क्या क्या अंतर हैं वो बताए गए हैं नेचुरल रबर एंड वुल्केनाइजेशन रबर के अंदर। ये कई बार पूछा जाता है, जो कमियां नेचुरल रबर में रही है उनको पूरा करने के लिए वुल्केनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो मैनमेड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर जो होता है इसकी मोनोमर यूनिट होती है क्लोरोप्रीन 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन, यानी इट मीन्स जो हमारी आइसोप्रीन यूनिट थी उसमें जहाँ हमने CH3 मिथाइल ग्रुप जो ऐड किया था उसकी जगह हम यहाँ क्लोरीन जोड़ देंगे, बस इतना ही अंतर है। और एज इट इज स्ट्रक्चर है वही, ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं, बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, इधर नए बॉन्ड बन जाएंगे। देखिए CH2 C Cl
CH2, ये यहाँ वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दैट्स इट, नियोप्रीन बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबड़। इसके अलावा इसके दो एग्जाम्पल और है, ब्यूना N और ब्यूटा S, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे अपने खुद से। अब है नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो पॉलीमर्स जो अपने आप को क्या कर ले, वैनिश कर लें, अपने आप वैनिश हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर और कोई भी पॉल्यूशन का कारण ना बने, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसके दो एग्जांपल हैं, एक तो है PHBV एंड सेकंड वन इज़ नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, ठीक है। PHBV जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स के अंदर दो ही है, वैसे बहुत है लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दो ही है। PHBV जो है इसकी फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ठीक है। नाम बहुत बड़ा है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन बहुत इजी है, बस देखने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। PHBV याद रखो आप लोग, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ठीक है। वलरेट का मतलब 5 कार्बन आएंगे एंड ब्यूटेरेट का मतलब 4 कार्बन आएंगे, बस इसीलिए है यहाँ हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट 4 कार्बन के लिए है, वलरेट 5 कार्बन के लिए है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो ये रही 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। मैंने बताया था ना, ब्यूटेनोइक एसिड यानी 4 कार्बन है एंड पेंटेनोइक एसिड का मतलब 5 कार्बन है, और 3 हाइड्रोक्सी यानी 3 नंबर पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखिए COOH CH2 CHOH CH3, यानी अगर 1 2 3 4 4 कार्बन है, थर्ड के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। एसिड ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, सेम वही है, यहाँ 4 की जगह 5 कार्बन करने हैं आप लोगों को। CH2 CH3 CH2 CHOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 COH, तो इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। अब वही 1 2 3 यानी 3 नंबर के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो गया। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड दो मोनोमर यूनिट से आपस में जुड़ेंगी, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब OH और वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, ये जो COH ग्रुप है यहाँ से तो OH निकलेगा, जबकि हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर से H निकलेगा। सेम वही चीज़ इधर वाले में होगी, और जो बचेगा उन यूनिट्स को आप ऐड कर दो, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप की होगी। ये OC देखिए ये इस तरीके से है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर, मतलब हमने इसको ऐसे घुमा दिया है। ये देखिए ये वाला CH ये रहा, ये CH3 बॉन्ड वाला ये रहा, और ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाएगी नेक्स्ट, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, तो इसके पास वैलेंसी हो गई है ऑक्सीजन के पास, इसलिए अब ये बॉन्ड बनाएगी, इसलिए ये इधर साइड में आ जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा। CH2 यहाँ से OH निकल चुका है तो C डबल बॉन्ड O ये रहा, और इधर भी यही होगा, यहाँ OH में से हाइड्रोजन निकला तो ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड बनाएगी, इसलिए ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और ये वाली जो चेन का ये वाला हिस्सा ये किधर नीचे की तरफ आ गया, CH CH2 CH3 नीचे आ गया, और CH2 C डबल बॉन्ड O इधर नेक्स्ट ऑक्सीजन जो दूसरा आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से लंबी सी चेन बनती जाएगी, PHBV बोलते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।